हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, की हाल चाल। मैं हूं आपका बड़ा भाई धर्मवीर भारती। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस अध्याय को बड़े ही आसान और सरल शब्दों में समझने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी का कोई भी पाठ हो आपका, उसमें आप दो चीज़ें पाते होंगे, दो चीज़ें देखते होंगे। पहला आप लेखक देखते होंगे, दूसरा आप पाठ को देखते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लेखक यानी लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो प्रिय, हमारे आदर्श डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे भारत के संविधान को लिखा है, इन्हीं महान व्यक्ति के द्वारा आज का ये जो अध्याय आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इसे लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जान लेते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी में आप कोई भी लेखक के बारे में यदि जानें तो सबसे पहले दो बातें आप जरूर जानें, उनके जन्म के बारे में और उनकी मृत्यु के बारे में। यहाँ से प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में हर साल जो है प्रश्न बनता है, तो इसलिए आप इसे जरा ध्यानपूर्वक और अच्छे से देखें। तो आइए, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है महू, यहीं पे हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ईस्वी पूछे तो 14 अप्रैल 1891 और जगह तो मध्य प्रदेश के महू में। वहीं इनके मृत्यु की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं और बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बताऊं तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दलित जाति के महार परिवार में हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दलित जाति के महार परिवार का आपको फोटो दिख रहा होगा, जहां आपको बाबा साहेब अम्बेडकर बीच में बैठे हुए हैं। तो दलित जाति के महार परिवार में हुआ था, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये उस समय के बहुत नीचे तबके की जाति हुआ करती थी। इनको कई बार लोग जो है हीन दृष्टि से ऐसे देखा करते थे। इन जाति में इनका जन्म हुआ और उनके बावजूद इन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो आप इनके बारे में हो सके तो आप इनके बारे में ज़रूर अच्छे से जानें और भी बातें। वैसे तो यहाँ सीमित चीज़ें आपको बताई जाएगी, क्योंकि मैं आपके जो क्लास 10th हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं केवल आपको बताऊँगा, जहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनेगा। वहीं आगे मैं बढ़ूँ तो मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है। मैं आपको बता दूँ कि अपने जीवन में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी परेशानियों को झेला। उन परेशानी को वो नहीं चाहते थे कि अगले कोई लोग जो है इस तरह की परेशानियों को झेले। तो उन्होंने मानव मुक्ति के लिए, मानव को ऊपर उठाने के लिए, उनके लिए बहुत सारा प्रयास जो है उन्होंने किया है। तो इसलिए इनको जो है मानव मुक्ति के पुरोधा के तौर पे इनको जो है वो जाना जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। वहीं मैं आगे बढ़ूँ तो बाबा साहेब अम्बेडकर इसके अलावा अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। इनके अलावा इसलिए देखिए, इन सभी लोगों को सम्मान दिलाया, इनको वो अधिकार दिलाया जो इनके पास नहीं था। इस वजह से मानव मुक्ति के पुरोधा जो है बाबा साहेब अम्बेडकर को कहे जाते हैं। वहीं मैं आपको बताऊं तो ये जो अछूत लोग होते हैं, इनको लोग जो है एक तरह से हीन दृष्टि से देखते थे, इनको एक तरह से नीच मानते थे। इनको जो है सम्मान दिलाने का काम किए, इनको जो अधिकार एक इंसान का होना चाहिए, ये अधिकार इनको दिलाने का काम किए बाबा साहेब। वहीं मैं स्त्रियों की बात करूँ तो स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार उस समय नहीं था, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके लिए संघर्ष करके इनको पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। वहीं मजदूरों को बराबर का तनख्वाह वगैरह, बराबर का सम्मान, इस तरह से चीज़ें जो है उस समय नहीं दी जाती थी। तो बाबा साहेब ने इनके समक्ष भी खड़ा होकर के इनको वो अधिकार दिलाया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसके लिए अथक संघर्ष किया, किनको अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए, तो वो थे अछूत, स्त्रियों और मजदूरों को। तो शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। वहीं यहाँ इस पेज पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपके लिए दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं। वैसे मैं बता दूं कि हिंदी में आपके दो तरह के प्रश्न बुक से पूछे जाते हैं। एक तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं जो कि 1 नंबर के होते हैं, और दूसरा आपका होता है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ये दोनों सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं और एक 5 नंबर के होते हैं।
तो लेखक परिचय से ज़्यादातर प्रश्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का बनेगा। वहीं दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो आपके पाठ से जो है ज़्यादा चांस होते हैं कि आते हैं। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और इस वर्ष 2026 में एक प्रश्न पूछा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके बिहार बोर्ड 2026 इस वर्ष पूछे गए थे। अब देखिए, इस प्रश्न को लाने का मेरा मोटिव ये है कि आप ये समझ पाएँ कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ, और जो ऑथेंटिक आपकी किताबें हैं उसी आधार पे मैं बता रहा हूँ। और आपका प्रश्न यदि आएगा तो यहीं से आएगा, ये आप इत्मीनान से हमारे ऊपर भरोसा करें। वहीं ऑप्शंस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में इनका जो है निधन हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैंने जानबूझ करके ये प्रश्न को लिया है। वहीं दूसरे प्रश्न की बात करें तो ये भी आपके इसी वर्ष पूछे गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। तो आप सभी जानते हैं अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों, इन सभी को जो है मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे ये कि लेखक परिचय से किस प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनेगा, हमको किस प्रकार से तैयारी करके जो है वो जाना है। तो आप यदि 2027 की तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार इस तरह के वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि सारे सिलेबस को आपको फ्री और एक ऑथेंटिक और एक अच्छा कंटेंट आपके समक्ष जो है मैं हमेशा लेकर के आऊँ। वहीं आगे मैं बात करूँ तो बाबा साहेब के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, यानी कि बाबा साहेब ना 3 लोगों से काफ़ी कुछ सीखा करते थे, उनसे वो एक तरह से प्रेरित होते थे, मोटिवेट होते थे, उनके बारे में वो जान करके काफ़ी उत्साहित होते थे। वो 3 व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति थे महात्मा बुद्ध, दूसरे थे कबीर और तीसरे थे ज्योतिबा फुले। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि बाबा साहेब के 3 कौन से प्रेरक व्यक्ति थे जिनसे वो काफ़ी कुछ सीखे, काफ़ी कुछ सीखा करते थे। तो वो थे, पहले बुद्ध थे, दूसरे कबीर थे और तीसरे नंबर पे ज्योतिबा फुले थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। वहीं आगे बढ़ूँ तो मैं आपको बाबा साहेब की प्रमुख रचनाएं की बात करूँ तो यहाँ कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में मैंने लिया है, और ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसको आप जरूर में ध्यान रखिएगा। इसको सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि बाबा साहेब ने कितनी सारी किताबें लिखी, तो इनके बारे में यहाँ आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इनका जो पहली किताब थी वह था द कास्ट इन इंडिया, ये आप ध्यान रखिएगा, पहली रचना। फिर दूसरा था देयर मैकेनिज्म, तीसरा था हु आर द क्षुद्राज, चौथा था द अनटचेबल्स, और 5वां था बुद्धा एंड हिज धम्मा, और छठा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये 6 रचनाएं थी बाबा साहेब अम्बेडकर की, ये 6 किताबें इन्होंने लिखी है। इसके अलावा भी बहुत सारी और किताबें लिखी है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये 6 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं नोट की बात करें तो इन किताबों के अलावा आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता एवं जनक भीमराव अम्बेडकर जी ही हैं, यानी हमारा जो भारत संविधान से चलता है उन संविधान को लिखने वाले यही बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। तो ये बहुत ही महान शख्सियत हैं, ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं। आप इसके बारे में जरूर ध्यान रखें, और यहाँ से भी प्रश्न जो है काफ़ी पूछता है, ये आप ध्यान रखें। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि इतनी सारी किताबें इन्होंने लिखी, संविधान लिखा, ये कितने पढ़े लिखे लोग होंगे। तो देखिए, ये बहुत पढ़े लिखे लोग थे, और ये भारत के अलावे ना बाहर जाकर के अलग अलग देशों में जाकर के अलग अलग तरह की पढ़ाई किए हैं। वहीं ये बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, इनके पास पैसा नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि बाहर की पढ़ाई इन्होंने ना, एक राजा थे उस समय बड़ौदा नरेश, ये आप देख सकते हैं, इनके प्रोत्साहन से, इनके सपोर्ट से इन्होंने बाहर जाकर के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की पढ़ाई की। और यहाँ से भी एक प्रश्न जो है आपका बनता है, ध्यान रखिएगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, यानी कि अमेरिका गए हुए थे ये बड़ी पढ़ाई करने के लिए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ौदा नरेश हैं और ये बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये बाहर जाकर के फिर अपने देश में इस तरह की बड़ी बड़ी पढ़ाई की, तभी जाकर के इन्होंने इतनी सारी चीज़ें लिखी। तो यहाँ से हमारा जो है वो लेखक परिचय जो है वो समाप्त होता है। अब हम लोग पाठ की ओर बढ़ेंगे और पाठ परिचय की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, पाठ परिचय श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये इसका शीर्षक है, इसका नाम है। सबसे पहले बात जो आपको पाठ परिचय में ध्यान रखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है, तो आप ध्यान में रखिएगा, ये एक निबंध है। वहीं आपको मैं बता दूं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा
पाठ बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का संपादित अंश है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये आप देख सकते हैं बाबा साहेब की जो किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बाबा साहेब की लिखी हुई किताब है। अब इसमें एक छोटा सा हिस्सा ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा था जो कि अंग्रेजी में है, और इनका भाषण बाबा साहेब लाहौर में देते, लेकिन किसी कारणवश ये भाषण जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो यही जो अंश था ना इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको हिंदी में रूपांतरण करके हमारे समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ आपको सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो बातें आई है, ये किस किताब से ली गई है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये किस फॉर्म में हमारे पास है? तो ये हिंदी में है। और ये हिंदी में लिखने वाले कौन लोग हैं? तो ये आप देख सकते हैं, ये ललई सिंह यादव, इन्होंने इसका हिंदी में रूपांतरण किया। और जो कि अगला पॉइंट वही है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव ने 1936 में किया था। तो ये 3 बातें पहले आप श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में ध्यान में रखेंगे, तो शायद आप मेरी बातों को बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आइए अब हम लोग पाठ के सभी चीज़ों को बड़े ही आसान और सरल शब्दों में समझते हैं, और लाइन बाय लाइन। सबसे पहले मैं आप लोगों को शीर्षक जो हमारा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका मतलब आप समझ जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि इसके अंदर जो चीज़ें दी गई है, जो बताई गई है, वो कौन सी चीज़ें और किस बारे में बताई गई है। सबसे पहले आप श्रम विभाजन समझें। श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा, और जाति प्रथा का मतलब होता है जाति के आधार पे। यानी कि ये जो बातें कही जा रही है, ये जिस समय बाबा साहेब अम्बेडकर का जो समय था ना, उस समय हमारा देश गुलाम था, और हमारे देश का जो समाज था, गांव वगैरह में जो था, वो सारे लोग जो है वो जाति में बटे हुए थे, और जाति के आधार पे उनके काम भी बटे हुए थे। और ये व्यवस्था ना देखा जाए तो बहुत ही ख़राब व्यवस्था थी हमारे भारत में पुराने समय में। वैसे आज तो ये व्यवस्था नहीं है, हम अभी आज़ाद देश में, हमारा देश का एक संविधान चलता है, उसके हिसाब से चीज़ें चल रही है, और हमें अभी हमारे पास इतनी स्वतंत्रता है कि हम अपने इच्छा अनुसार अपने हुनर, अपनी काबिलियत और अपनी एक तरह से योग्यता के हिसाब से अपने अलग अलग कामों का चुनाव तो कर सकते हैं, इतनी तो हमें अधिकार दी गई है। लेकिन उस समय लोगों को इस तरह का अधिकार नहीं था। यानी कि जाति प्रथा एक ऐसी तरह की व्यवस्था थी जिसमें ना व्यक्ति की अपनी कोई इच्छा, कोई पसंद का कोई महत्व नहीं होता था, उनका ये चीज़ें देखा ही नहीं जाता था, उसे वही काम करना पड़ता था जो समाज या जाति के अनुसार तय कर दिया गया था। तो और इस चीज़ के जो है बाबा साहेब अम्बेडकर काफ़ी खिलाफ रहे, क्योंकि इनको बहुत सारी समस्याएं इस तरह की चीज़ों से देखने को मिली, और इन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। इसके बारे में कई सारे अलग अलग बातें लिखी गई, लोगों को जागरूक करने का काम किया, और आज आप देख सकते हैं कि ये समस्याएं हमारे भारत से जो है वो जा चुकी है। यानी कि वर्तमान समय में तो ये नहीं है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि इस अध्याय में, ये जो पाठ है हमारा, इसमें कौन सी चीज़ें बताई जा रही है। तो आपको मैं फिर भी अब एक एक करके चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि ये आश्चर्य की बात है कि आज का जो आधुनिक समाज है, आज का जो नया समाज है, कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद का आज भी समर्थन कर रहे हैं, जबकि वो देख पा रहे हैं कि भाई ये चीज़ें बहुत गलत है, इनसे लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, फिर भी उसका समर्थन कर रहे हैं। और इस पर बाबा साहेब अम्बेडकर आश्चर्य जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। यानी कि इसको जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो अलग अलग इस पर तर्क देते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं कि ये ठीक है, ये ऐसे ठीक है, वो वैसे ठीक है, इस तरह की चीज़ें बताते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कि आज का जो समाज है जो समर्थन कर रहा है इसको, वो किसी भी समाज को अच्छे से चलाने के लिए यह कह रहा है कि ये श्रम विभाजन जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि काम अधिक कुशलता से लोग करते हैं। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। देख रहे हैं, कह रहा है कि जाति प्रथा जो है ना, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए। यानी कि इसमें सबसे आपत्तिजनक, सबसे एक तरह से निगेटिव बात ये है कि देखा जाए तो ये श्रम विभाजन नहीं करता, बल्कि श्रमिकों का विभाजन करता है। लोगों को एक काम के आधार पे बड़ा छोटा जो है इस तरह से बांट रहा है। श्रम विभाजन निश्चित ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। अब देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि दुनिया
दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो, इस प्रकार का विभाजन हो कि लोगों को जो है जाति के आधार पे बांट दिया गया हो और उस पर एक जबरन कोई काम जो है वो थोप दिया गया हो कि फलाना जाति का काम ये है, चिलाना जाति का काम ये है, और वो उसी काम को कंटिन्यू जो है वो रखेगा। इस तरह की व्यवस्था आपको कहीं नहीं मिलेगी, केवल भारत में ही मिलेगी, ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो कह रहे हैं। वहीं मैं आपको आगे बढ़ूं तो आप यहाँ देख सकते हैं, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती। यानी कि भारत की जाति प्रथा का एक और विशेषता यह भी है कि एक तो रुचि पे ही आधारित नहीं है, बल्कि और ये क्या कर रहा है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। एक तो इनका कोई स्वेच्छा इसमें है नहीं करने का, दूसरा ये ऊपर नीचे कर देता है। जैसे कि आपको जरूर ये ध्यान में होगा कि आप जाति बिरादरी में देखिएगा ना, तो आज भी लोग जो है ब्राह्मण, राजपूत, इस तरह की जातियों को लोग बड़ा मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको शुरुआत से ही वो बड़ा दर्जा जो है जाति के आधार पे मिला हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही है। वैसे ये बहुत हद तक समान चीज़ें अब चल रही है, वैसे उस तरह की व्यवस्थाएं अब देखने को नहीं मिलती है। लोग काफ़ी जागरूक हो गए लोग और काफ़ी बड़े पढ़े लिखे होते हैं, वो व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं, वो किसी भी जाति पर्टिकुलर चीज़ों के आधार पर आजकल तो उतना नहीं देखा जाता है, जो कि विश्व के किसी भी देश में, यहाँ देश होगा, देश में नहीं पाया जाता है। यानी कि ये चीज़ें आप किसी भी अलग अलग देशों में जाएंगे, दुनिया के अलग अलग देशों में, तो इस तरह की व्यवस्थाएं आपको कहीं नहीं मिलेगी। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। देखिए, जाति प्रथा को आप यदि ये मान भी लें कि ये श्रम विभाजन है, तो इसमें व्यक्ति की कोई इच्छा है ही नहीं, तो ये स्वाभाविक विभाजन तो हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यानी कि मनुष्य की इसमें कोई तरह की इच्छा ही नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। देखिए, इसका कहने का मतलब हुआ कि एक अच्छा और कुशल समाज बनाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार ये जरूरी है कि हर व्यक्ति की क्षमता को देखा जाए, क्षमता को विकसित किया जाए, कि वह अपने मन से एक तो क्षमता को विकसित किया जाए, क्षमता को देखा जाए, और ये देखा जाए कि उनके मन में कौन सा काम करने का इच्छा हो रही है, उनकी किस में स्वेच्छा है, वो कौन से काम को करना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ों पर यदि आप ध्यान देंगे तब आप बेहतर व्यक्ति, बेहतर कामकाजी व्यक्ति को जो है वो बना सकते हैं और एक तरह से निर्माण भी कर सकते हैं अच्छे समाज का। इस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर ये कहना चाह रहे हैं। आगे मैं वहीं पढ़ूं तो यहाँ अब कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जाति प्रथा का एक तरह से कहें तो नकारात्मक बात यह है कि इसके अनुसार किसी व्यक्ति की ना तो योग्यता देखी जाती है, ना उसकी शिक्षा देखी जाती है, बल्कि ये देखा जाता है कि उनके माता पिता जो हैं वो कौन से जाति से आ रहे हैं, कौन से सामाजिक जाति से आ रहे हैं, और उसके आधार पे ही उनका काम जो है वो तय हो रहा है। तो ये बहुत ही गलत बात है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध भी देती है। अब देखिए, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जाति प्रथा केवल पहले से पैसा तय ही नहीं करती, बल्कि व्यक्ति को पूरी जिंदगी उसी काम को करने के लिए मजबूर भी कर देती है। देखिए, कितनी गलत बात है जाति प्रथा की, और लोग किस प्रकार से इसको सपोर्ट करते हैं, यही तो आश्चर्य वाली बात है। यही तो बाबा साहेब अम्बेडकर हम लोगों को बताना चाह रहे हैं। भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। अब कहा जा रहा है कि यदि वह काम व्यक्ति के लिए सही ना हो या उसे पर्याप्त आय ना मिले, तब भी उसे वही काम करना पड़ता है, चाहे उसे कष्ट ही क्यों ना उठाना पड़े। ये इतना खतरनाक है ये जाति प्रथा। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। यानी इसका कहने का मतलब होता है आज के समय में उद्योग और तकनीक लगातार बदलते जा रहे हैं, इसलिए एक ही पैसे में जीवन भर बंधे रहना सही नहीं होता है। यानी कि ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा तो एक ही चीज़ों में लोगों को जीवन भर के लिए बांध देती है, तो ये बहुत गलत बात है। तो इसके बारे में ही ये सारी चीज़ें जो है वो कही जा रही है, जिसके कारण मनुष्य की
अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी परिस्थितियां जो हमारे समाज में तकनीकी आने के कारण उद्योगों में या कामकाजी चीज़ों में जो चीज़ें बदलती हैं, उन खराब परिस्थिति होने पर मनुष्य को अपना काम बदलना पड़ता है। अगर उसे ऐसा करने की आज़ादी ना मिले तो वह क्या होगा, वो बेरोजगार होकर ही भूखा ही मरेगा ना। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जाति प्रथा ना एक सबसे बड़ा है बेरोजगारी का कारण। वो आगे बाबा साहेब अम्बेडकर आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म की जाति किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। यानी कि हमारे जो हिंदू परंपरा में जो जाति आधारित चीज़ें थी वो इस तरह की आज़ादियाँ हम लोगों को नहीं देते थे कि आप अलग अलग काम कर सकें। जो उसका पैतृक पैसा ना हो, भले ही वह उसमें परंपरागत हो, इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो वो जाति प्रथा है भारत में। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जाति प्रथा जो है लोगों को एक ही कामों में बांध देता है, वो दूसरा काम कर ही नहीं सकते चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो। तो इस तरह से ये बेरोजगारी का आगे जाकर के कारण बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। कितनी अच्छी बात कही जा रही है बाबा साहेब के द्वारा कि हम देखते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन की दृष्टि से तो जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है और मनुष्य के ये स्वेच्छा पर तो निर्भर ही नहीं है, यानी कि मनुष्य की तो इसमें कोई इच्छा ही नहीं होती है। वहीं आगे बाबा साहेब अम्बेडकर हमें और चीज़ें बताना चाह रहे हैं। वहीं आगे है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। यानी इस व्यवस्था में किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा या पसंद का कोई महत्व नहीं है। उसे वही काम करना पड़ता है जो समाज या जाति के अनुसार तय कर दिया गया है। बात को समझ रहे हैं? ये कहने का मतलब हुआ इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। यहाँ निर्धारित होगा, न होगा। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि इससे यह बात माननी पड़ेगी कि उद्योगों में सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने काम को मन से नहीं करते बल्कि मजबूरी में करते हैं। ये इसका जो है कहने का मतलब हुआ। वहीं आगे बढ़ूं तो ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। यानी इसका कहने का मतलब हुआ जब किसी व्यक्ति का मन और दिमाग काम में नहीं लगता तो वह उस काम में निपुण या कुशल नहीं बन सकता। यानी कि काम में टाल मटोल करना। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यानी कि इसलिए यह साफ साबित हो जाता है कि जाति प्रथा केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी नुकसानदायक है, क्योंकि ये बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। दूसरा, जाति प्रथा में मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा, रुचि और आत्मविश्वास को दबा देती है, उसे ऐसे नियमों में बांध देती है जो स्वाभाविक नहीं है। इससे व्यक्ति सक्रिय रहने के बजाय कमजोर और निष्क्रिय हो जाता है। अब लेखक इन समस्याओं का एक सकारात्मक समाधान से जुड़ा पक्ष बताने जा रहे हैं, जो कि मैं आगे पढ़ूंगा। लेकिन यहाँ आप समझें कि आर्थिक पहलू से भी ये कितना खतरनाक है। और यहाँ तो कुशल एक अच्छा व्यक्ति तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें लोग टाल मटोल टाइप का काम करेंगे तो मन लगा करके करेंगे नहीं। अब आगे लेखक इसके समाधान पे जाते हैं, क्योंकि जब इतनी सारी जाति प्रथा के बारे में नकारात्मक बातें बताई लोगों को तो लोग सवाल करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर से कि आप ही बताइए कि समाज हमारा किस प्रकार का होना चाहिए, अच्छा समाज को आप किस प्रकार से देखते हैं और किसे आप अच्छा समाज मानते हैं। तो आगे आपको इस प्रकार से कह रहा है कि क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों से जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो ये वही बातें जो मैंने आपको बताया। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, जो कि मैंने आपसे अभी प्रश्न किया कि ऐसा कहेंगे। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर लेखक कहते हैं कि बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज वह होगा जहाँ स्वतंत्रता हो यानी आज़ादी हो, जहाँ समता हो यानी कि जहाँ समानता हो, जहाँ भ्रातृत्व हो यानी कि भाईचारे की भावना हो। इस तरह का समाज जो है बाबा साहेब अम्बेडकर
चाहते हैं। क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वांछनीय परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, यानी कि संचालित हो सके। आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जहां बदलाव आसानी से हो सके और समाज के हर व्यक्ति तक उसका असर पहुंचे। इस तरह का चीज़ें जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो कहना चाह रहे हैं। अब आगे मैं और लास्ट पढ़ूँ तो, ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। यानी कि एक अच्छे समाज में सभी लोग को समाज के अलग अलग कामों और लाभों में भाग लेना चाहिए और सबको मिलकर समाज की भलाई और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक जीवन में अब अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब समाज में लोगों के बीच आपस में मिलने जुलने, बातचीत करने और संबंध बनाने के लिए बहुत से साधन और अवसर होने चाहिए, जो कि जाति प्रथा में ये सारा चीज़ तो है ही नहीं। तत्पर्याय यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। यानी कि इसका मतलब यह है कि समाज में लोगों के बीच इतना मेल मिलाप और भाईचारा होना चाहिए, जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं ना, यही सच्चा भाईचारा है और इसी को लोकतंत्र कहा जाता है और इसी को का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। यानी कि लोकतंत्र केवल सरकार चलाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह ऐसा जीवन तरीका है जिसमें लोग मिलजुल कर रहते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को आपस में बांटते हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो इस तरह से कहना चाह रहे हैं और आखिर में ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में यह जरूरी है कि लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें। और यहाँ से ये हमारा अध्याय जो है वो समाप्त होता है। ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को जैसा भी लगे, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।